Hello everyone, good morning. Sir. Good morning. Good morning. Good morning. चलो तो स्टार्ट कहाँ से करें? मोनिका से। मोनिका आप स्क्रीन शेयर कर सकती हो और प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताओ, कैसे कैसे अप्रोच किया ये बताओ, पूरा डिटेल में वॉक थ्रू देना, ठीक है? और डेमो भी एग्जीक्यूट करना कैसे किया है आपने। ओके सर। ठीक है, चलिए स्क्रीन शेयर कर सकती हो आप। Screen is visible now. दिख रही है इसकी। Okay. First, today we will see how to create a web app in machine learning by using Streamlit. Streamlit is nothing but is an open source framework used in Python. Also, it is used for create web application in machine learning projects or data science projects. Then also, yeah, आवाज नहीं आ रही? आवाज आ रही है? Streamlit के सब advantages है, that is if you don't have any prior knowledge of HTML, CSS or JavaScript, then that case also we create an web app by using Streamlit. Then also with minimal code we create an our Streamlit web application. So मैंने एक ऐप create किया है, तो उसका कोड दिखाती हूँ. First मैंने some library import की है. So first Streamlit AGST, it is used to create an Streamlit app. Then import pandas and numpy for manipulate the data. Then from sklearn for machine learning functionalities. Then also import matplotlib for scatter the plot. First we have to load the iris dataset. Iris equals to load iris function is used to load it our iris dataset. Then x is declared for the load the iris dataset. Yes, load the iris dataset and iris dataset में features name आते. Features name like sepal length, sepal width, petal length, petal width. तो ये है हमारे features name. और उसके बाद मैंने y डिक्लेयर किया, तो उसमें pd डॉट सीरीज इरिस टारगेट मींस नथिंग बट आवर लेबल्स, दैट इज स्पेसिस कौन हमारे इरिस डेटा सेट में 3 स्पेसिस है, दैट इज सेंटोसा, वर्सिकलर और ओरिजिन का. तो यहाँ पे ओ डिक्लेयर हो जाएगी. उसके बाद स्प्लिट डेटा इनटू ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग मॉडल्स. तो मैंने डेटा स्प्लिटिंग डेटा किया, टेस्ट टाइप 0.2, रैंडम सेट 42. उसके बाद ट्रेन रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर. तो यहाँ पे भी हम ट्रेन आवर मॉडल इन एक्स ट्रेन एंड वाई ट्रेन. तो इसमें हमारा मॉडल ये जो है, तो इसमें हमारा मॉडल ट्रेन हो जाएगा एक्स ट्रेन एंड वाई ट्रेन में. उसके बाद मैंने स्ट्रीमलिट ऐप यहाँ से क्रिएट करना स्टार्ट किया. उसका टाइटल दिया इरिस फ्लावर क्लासिफिकेशन. तो उसके नीचे डिस्प्ले एंड इमेज फ्रॉम अ लोकल फाइल. तो मैंने यहाँ पे इरिस फ्लावर इमेज का इमेज सेट किया है. हमें चाहे तो हम कर सकते हैं, नहीं चाहे तो हम नहीं कर सकते. तो मैंने यहाँ पे गूगल से इमेज उसका इरिस फ्लावर का इमेज डाउनलोड किया और यहाँ पे मैंने पाथ दे दिया. उसके बाद सेलेक्टेड मॉडल इक्वल्स टू st डॉट साइड बार. तो मेरे वेब ऐप में मैंने एक साइड बार क्रिएट किया. तो वहां पे हमें जो भी मॉडल चाहिए, दैट इज रैंडम फॉरेस्ट, SVM, KNN, तो हम सेलेक्ट कर सकते हैं. तो यहाँ पे सिंपल लेंथ इक्वल्स टू st डॉट साइड बार में मैंने 4 स्लाइडर क्रिएट किया है. तो 4 स्लाइडर ये है कि सिंपल लेंथ, सिंपल विड्थ, पिटल लेंथ एंड पिटल विड्थ. तो यहाँ पे सिंपल लेंथ, मीन, मैक्स और मीन.
ये जो है सिपल लेंथ सिपल विड्थ की मीन मैक्स और मीन ये हमारे डेटा सेट से आ जाएगी। मीन डेटा सेट में जो भी मिनिमम सिपल लेंथ है तो वहां पे वो डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद मैक्सिमम जो सिपल लेंथ है तो डिस्प्ले हो जाएगा, और जो है मीन है तो हम हमारे हिसाब से उसे कम ज्यादा कर सकते हैं। तो उसके बाद डिफाइन द सिलेक्टेड मॉडल, तो हम यहाँ पे जो भी मॉडल सेलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से हमारा मॉडल आउटपुट दिखाएगा, मीन्स प्रेडिक्शन दिखाएगा, और प्रेडिक्शन प्रोबेबिलिटी भी वो उसके हिसाब से दिख जाएगी। अगर हमने ये सीएम सेलेक्ट किया तो उसके हिसाब से हमें प्रेडिक्शन प्रोबेबिलिटी हमारे ऐप में दिख जाएगी। उसके बाद यूजिंग st.write विद CSS स्टाइल, तो मैंने जो अभी हमारा टेक्स्ट है उसका कलर चेंज किया है। कलर मैंने रेड दिया है CSS यूज करके, उसका एक टैग यूज करके मैंने उसका कलर भी चेंज किया है। उसके बाद चेंजिंग मेन कंटेंट बैकग्राउंड कलर, तो हमें हमारा अगर मेन कंटेंट जो है हमारा ऐप का तो उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो हम उसे भी चेंज कर सकते हैं, तो उसे मैंने चेंज करके पिंक कर दिया है। उसके बाद मैंने मेन कंटेंट में ही एक सब हेडर ऐड किया है बाय यूजिंग स्ट्रीमलीड फंक्शन। सब हेडर ये जो है सब हेडर राइट ये सब स्ट्रीमलीड के फंक्शंस है, तो मैंने यूज किया है, उसका नाम दिया है यूजर इनपुट पैरामीटर्स। तो st.write दिया मतलब वो आउटपुट डिस्प्ले करेगा, वो ये नाम जो है वहां पे डिस्प्ले करेगा। तो उसके बाद मैंने प्रेडिक्शन निकाला है, प्रेडिक्शन इक्वल्स टू CLF डॉट प्रेडिक्ट DF, मीन्स जो प्रेडिक्शन निकाला है वो मैंने रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर का मॉडल यूज करके उसका प्रेडिक्शन निकाला है इनपुट डेटा का। देन इसके बाद मैंने और एक सब हेडर ऐड किया है, उसका नाम दिया है क्लास लेबल्स एंड देयर करस्पॉन्डिंग इंडेक्स नंबर इरिस डॉट, तो st.write इरिस डॉट टारगेट नेम्स, मींस ये डिस्प्ले करेगा हमारा टारगेट नेम्स इरिस डेटा सेट से। टारगेट नेम्स मतलब हमारे ओ लेबल से जो लेबल्स कौन कौन स्पेसिस कौन से सेंटोसा वर्सिकलर वर्जिन का ये हमारा डिस्प्ले करेगा इस डेटा सेट से। उसके बाद मैंने और एक सब हेडर ऐड किया, उसका नाम है प्रेडिक्शन। तो वो क्या करेगा, हमारा जो टारगेट नेम का प्रेडिक्शन है तो वो डिस्प्ले करेगा, मतलब हमारा प्रेडिक्शन इक्वल टू 0 होगा तो हमारा टारगेट नाम वहां पे सेंटोसा आएगा। तो वहां पे हमारे 3 टारगेट नेम्स है ना, सेंटोसा वर्सिकलर और वर्जिन का। तो प्रेडिक्शन 0 होगा तो टारगेट नेम सेंटोसा, अगर 1 होगा तो वर्सिकलर ऐसे आएगा। उसके बाद मैंने प्रेडिक्शन प्रोबेबिलिटी निकाली है, तो वो भी सेम वैसे ही प्रेडिक्शन प्रोबेबिलिटी प्रेडिक्शन से निकल जाएगी, यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी st.write से वो प्रेडिक्शन प्रोबेबिलिटी हमारे ऐप में डिस्प्ले हो जाएगी। उसके बाद मॉडल को इवैल्यूएट किया और उसके मैंने एक सब हेडर यूज किया मॉडल इवैल्यूएशन। देन एक्यूरेसी निकाली, एक्यूरेसी हम कभी भी आउटपुट डेटा से निकालते हैं, मतलब वाई टेस्ट एक्चुअल टेस्ट डेटा और प्रेडिक्टेड टेस्ट डेटा से मैंने एक्यूरेसी निकाली st.write एक्यूरेसी 2f। यहाँ पे हमारी एक्यूरेसी डिस्प्ले हो जाएगी, 2f मतलब फ्लोट में हो जाएगी और 2 मतलब 2 डेसिमल पॉइंट में वो एक्यूरेसी हमें दिख जाएगी। उसके बाद मैंने उसके नीचे और एक सब हेडर ऐड किया, उसका नाम है क्लासिफिकेशन रिपोर्ट। तो क्लासिफिकेशन रिपोर्ट क्या करता है, कंप्यूट वेरियस क्लासिफिकेशन मैट्रिसेस सच एज प्रेसिजन, रिकॉल, F1 स्कोर एंड सपोर्ट फॉर ईच क्लास। तो हमारे क्लासिफिकेशन रिपोर्ट में हमें वो 4 कॉलम दिख जाएगी। तो वो भी हम वाई टेस्ट एंड वाई प्रेडिक्ट आउटपुट जो डेटा है उससे ही हमारा क्लासिफिकेशन रिपोर्ट डिस्प्ले होता है। उसके बाद मैंने और एक सब हेडर ऐड किया, दैट इज कंफ्यूजन मैट्रिक्स ऐड किया। तो वो भी हमें वाई टेस्ट एंड वाई प्रेडिक्शन से वो कंफ्यूजन मैट्रिक्स दिख जाएगा। st.write CM मतलब डिस्प्ले द कंफ्यूजन मैट्रिक्स। तो लास्ट में मैंने एक स्कैटर प्लॉट ऐड किया, that is used to create a scatter plot of the test data set displaying the relationship between sepal length and sepal width. Then also मैंने एक legend ऐड किया यहाँ पे, adding a legend to indicate which color is represent to which class। यहाँ पे मैंने C equals to Y प्रेड दिया, मतलब कलर द पॉइंट, ये हम जो पॉइंट दिख जाएंगे वो हमारे कलर में दिख जाएंगे, वो कलर द पॉइंट बेस्ड ऑन द प्रेडिक्टेड डेटा सेट। तो इनकोड किया मैंने, अब इसका मैं आउटपुट दिखाती हूँ।
मुझे रन करना पड़ेगा फिर से। तो यहाँ पे हमारा स्टैंडर्ड ऐप डिस्प्ले हो जाएगा। एक टेक्स्ट इट इज फ्लावर क्लासिफिकेशन, उसका मैंने कलर चेंज किया रेड करके। उसके बाद मैंने एक इमेज सेट किया, तो इमेज है उसके नीचे आ गई। उसके बाद यूजर इनपुट पैरामीटर सब हेडर लिया था। हम यहाँ पे मीन जितना भी करेंगे तो यहाँ भी वो उतना ही डिस्प्ले हो जाएगा इस यूजर इनपुट पैरामीटर से। देन क्लास लेबल्स एंड देयर करस्पॉन्डिंग इंडेक्स नंबर। तो सेंटोसा वर्सिकल वर्जिनी का उसका प्रेडिक्शन निकाला तो ये आया। उसके बाद प्रेडिक्शन प्रोबेबिलिटी, देन मॉडल इवोल्यूशन एक्यूरेसी आई हमारी 1.00 मतलब 100%। देन क्लासिफिकेशन रिपोर्ट में प्रेसिजन, रिकॉल, एफ1 स्कोर, सपोर्ट, कंफ्यूजन मैट्रिक्स निकाला। और उसके बाद स्कैटर प्लॉट। और ये सिंपल इनके जो मिनिमम है, मिनिमम डेटा है तो यहाँ पे डिस्प्ले हुआ मैक्सिमम। और मीन हम हमारे हिसाब से कर सकते हैं, सिंपल लेंथ, सिंपल विड्थ का। और उसके बाद हम कौन सा भी मॉडल सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे रैंडम फॉरेस्ट किया है मैंने, तो हमें जो चाहिए वो कर सकते हैं, KNN। तो हमारा यहाँ पे प्रेडिक्शन प्रोबेबिलिटी और प्रेडिक्शन में चेंज हो जाएगा जब हम मॉडल सेलेक्ट करेंगे कौन सा भी। तो बस इतना ही है। गुड वर्क मोनिका। यहाँ पे रियल टाइम में क्या होता है कि ये जो स्क्रॉल बार दिखाई दे रहे हैं आपको, ये बार की जगह पे आपको एक वैल्यू पुट करनी पड़ती है। कहाँ पे सर? ये जो यूजर इनपुट पैरामीटर्स है और आपने एक स्लाइड बार बनाया है, तो स्लाइड कर सकते हैं वैल्यूज, सिंपल लेंथ की वैल्यूज स्लाइड कर सकते हैं। आपने उसकी मिनिमम वैल्यू ढूंढ के निकाली थी, मैक्सिमम वैल्यू ढूंढ के निकाली थी। बट क्या होगा कि अगर मेरे पास ऐसा सैंपल आया कि उसकी मैक्सिमम, उसकी जो सिंपल लेंथ है अगर वो 8 mm आ गई, तो यहाँ पे नहीं कर पाऊंगा, राइट? हाँ। तो इसलिए सिर्फ हम रियल टाइम में बॉक्स देते हैं, बॉक्स प्रोवाइड करते हैं, तो यूजर अपने हिसाब से डाल देता है वैल्यू। अच्छा। हाँ, बस इतना ही डिफरेंस होता है। बट ये परफेक्ट डेमो है। देखो इतने क्विकली हम कर सकते हैं फ्रंट एंड इंटीग्रेशन। ये होता है सिर्फ डेमो दिखाने के लिए आपके कोई भी एक बिजनेस यूजर्स को, क्योंकि बिजनेस यूजर्स आपका कोड नहीं समझते, उनको कोड समझाना भी नहीं है आपको। आप सीनियर लेवल पे जा रहे हो, आप जो सिर्फ हम आउटपुट बताना पड़ता है ना। और ये क्या हो रहा है, सिर्फ वो स्ट्रीमलीट ऐप दिखाना है आपको, हाँ। दिखाना नहीं है। ना कोड दिखाना है, ना लॉजिक कैसे बिल्ड क्या है वो दिखाना है आपको। हाँ, लॉजिक एक बार थोड़ा सा बता सकते हो अगर बताना है तो, लेमन टर्म में, नॉट टेक्निकल टर्म्स। और पाइथन की तो कुछ भी नहीं यूज करना आपको, पाइथन की लाइब्रेरी का नाम नहीं यूज करना है। किया भी अगर पाइथन रिलेटेड डिस्कशन भी किया तो आपको बोलना है कि मैंने न्यूरल नेटवर्क बनाया, या फिर साइकिट-लर्न का यूज किया, ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग मॉडल बनाया हमने। बस उतने तक सीमित रखना है आपको। मैंने कितना डेटा ट्रेनिंग के लिए लिया, क्या किया, कैसे किया, वो नहीं, कुछ भी बिजनेस यूजर्स को समझ में नहीं आता, इवन मैनेजर्स को दिखाते हुए। उन्होंने कभी पूछा डिटेल में तो ही बताना है। ओके। जनरली ऐसे प्रोसीड करते थे। जनरल 90% केसेस में स्ट्रीमलीट ही ऐप यूज होता है। जो सुशांत को दी गई है एक्सरसाइज वो नहीं यूज होता। तो सब लोग एक बार फिर से स्ट्रीमलीट देख लेना, उसके ऊपर एक हाथ प्रोजेक्ट करना सिर्फ, आपको एंड टू एंड पता चल जाएगा कैसे किया है। स्ट्रीमलीट काफी सिंपल भी है, अभी देखा आपने। वैसे तो फास्ट एपीआई से भी सिंपल है, क्विक डेमो दिखता है वहां पे। फास्ट एपीआई में थोड़ा सा वक्त लगता है, बट फास्ट एपीआई हम प्रोडक्शन में इंटीग्रेट कर सकते हैं। और फ्लास्क जो है, फ्लास्क और फास्ट में कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ लाइब्रेरी का डिफरेंस है। और फास्ट एपीआई थोड़े से हेवी एप्लीकेशन आप बना सकते हो, फ्लास्क से सिंपल नॉर्मल पाइथन वेब एप्लीकेशंस बना सकते हो, बस उतना डिफरेंस है उसमें। मैं जनरली फास्ट एपीआई रिकमेंड करता हूँ। जो कि आपने वो जोमेटो वाला प्रोजेक्ट किया है, नहीं किया किसी ने तो कर लो, काफी इंपॉर्टेंट है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। किसने नहीं किया ये बताओ तो। अच्छा, मैंने नहीं किया।
सुशांत करना पड़ेगा, वो एक हाँ बहुत सर, हाँ सर। इम्पोर्टेंट है। हाँ। क्योंकि सर आप मेरा भी नहीं। आप भी करो मोनिका, टीमलीड जितना ही आसान है वो भी, बट आपको वो आना चाहिए, वो प्रोडक्शन में जाता है, ये नहीं प्रोडक्शन में जाता। ये तो सिर्फ डेमो दिखाने के लिए होता है बिजनेस यूजर्स को, क्योंकि उनको जल्दी चाहिए होता है, प्रोडक्शन के लिए टाइम नहीं लगता है, बस वो क्विक डेमो है। कोड दिखाने की जगह पे हम वो एप्लीकेशन दिखाते हैं, सिंपल एप्लीकेशन तैयार करते हैं। कोड में किसी को इंटरेस्ट नहीं होता, तो विजुअलाइज करते हैं सब कुछ, बस उतना ही डिफरेंस है। बट प्रोडक्शन में जाता है वो फास्ट एपीआई जाता है या फिर टॉर्च सर्व जाता है। खुद से पढ़ना है, शुरू करना है आपको, तो टॉर्च सर्व लाइब्रेरी है, पाईटॉर्च की टॉर्च सर्व। पाईटॉर्च मॉडल डेवलपमेंट के लिए है, और मॉडल सर्विंग के लिए, मतलब मॉडल डिप्लॉयमेंट के लिए टॉर्च सर्व है। वो एक बार चेक करनी है, आपका होमवर्क होगा वो। मतलब फास्ट एपीआई से सिमिलर है ना, ऐप डेवलप करके डिप्लॉय करने के लिए? हाँ, ऐप डेवलप करके डिप्लॉय करने की लाइब्रेरी है वो टॉर्च सर्व। वो भी काफी सिंपल है, ऐसा नहीं है कि काफी मुश्किल है, सिर्फ एक ही उसमें हैंडलर प्रोग्राम लगता है, और जो कमांड लगती है वो अलग है, टॉर्च सर्व डैश डैश ऐसा करके कुछ कमांड से। राइट, अजय ने शेयर किया है, एक बार देख लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है वो भी कि मैं टॉर्च सर्व के ऊपर भी काम कर चुका हूँ, मैंने सारे पाईटॉर्च के मॉडल्स हमने डिप्लॉय किए हैं। जैसे पिकल मॉडल्स होते हैं इसमें साइकिट लर्न में, वैसे डॉट पीटी मॉडल्स होते हैं पाईटॉर्च के, डॉट पीटी, डॉट पीटीएच, और क्या होते हैं। और टॉर्च सर्व जो कन्वर्ट करता है डॉट पीटी फाइल को एमएआर फाइल में कन्वर्ट करता है वो, और फाइनली डिप्लॉयमेंट होती है उसकी डॉट एमएआर। तो और उसके अलावा भी कुछ फाइल फॉर्मेट्स है, राइट, जैसे डॉट बिन हो गया टेंसर फ्लो के लिए। तो ऐसे एक्सटेंड फॉर्मेट्स, तो थोड़ा सा देखा करो आप भी, कौन कौन से फॉर्मेट, कौन कौन से मॉडल जनरेट। जनरली हम पिकल करते थे मशीन लर्निंग में, बट आप डीप लर्निंग में कौन से करोगे जनरेट, एक बार देख लेना। चलिए अब सुशांत आपके साथ प्रोसीड करेंगे। हाँ सर, 5 मिनट्स का टाइम दे दो, एक ही लैपटॉप है ना, थोड़ा सा मतलब आ अच्छा, जाए। ठीक है, ठीक है। अजय आपने ये तैयार किया है? मैं सर कल दूंगा बस। ठीक है, ठीक है। आपको भी हाँ अजय बोलिए। कल की टाइमिंग 9:30। कल करेंगे ना, आपका डेमो होगा 9 नहीं, शायद मेरी एक मीटिंग है, 9 नहीं। आप बताना जब आपका फ्री हो। एक सेकंड है, मैं बताता हूँ आपको। शाम को 9:45 चलेगा क्या? सिर्फ आधा घंटा होगा क्लास। आधे घंटे में 15 मिनट अजय देंगे डेमो, और 15-20 मिनट में मैं आपको ट्रांसफार्मर्स थोड़ा सा पढ़ा दूंगा। ठीक है। आज तो फिर सिर्फ सुशांत का ही डेमो होगा, उसके बाद नई क्लास होगी। कल फिर ट्रांसफॉर्मर्स, और बाद में एक एक प्रोजेक्ट्स लेंगे हम डीप लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स का। जैसे कहीं पे रैग यूज करना है, कहीं पे फाइन ट्यूनिंग यूज करनी है, वो सब कुछ देखेंगे हम। रैग और फाइन ट्यूनिंग, बस ये दो कॉन्सेप्ट्स काफी इंपॉर्टेंट है, वो कवर करेंगे। उसके बाद फिर आप प्रोजेक्ट करते रहना, दिखाते रहना, रिज्यूमे में ऐड करते जाएंगे। जीसीपी का डिप्लॉयमेंट पढ़ना शुरू है, उसके बारे में तो मैंने स्टार्ट माइक की एक रेपो बताई थी आपको।
पहले 5 फोल्डर्स कंप्लीट करना। वीडियो किसने कर देखना चालू है सर उसका। उसका सेटअप नहीं किया, वीडियो हाँ। देखना उसका। पहले तो किया था मैंने, जो आपने बताया था। नहीं, प्रैक्टिकल भी करो ना, प्रैक्टिकल काफी जरूरी है। ठीक है सर, उसका सेटअप करके प्रैक्टिस होता है। हम्म। आवाजे क्या बोल रहे थे आप? वो सर हमने करीब 3 पेज 3 उसके किए थे, 300 पेज। अच्छा, 3 कर दिए, चलो अच्छी बात है। और भी रिमेनिंग 2 कर डालो जब भी टाइम मिले आपको। बट 3 भी किया तो एक आध एंड टू एंड हो गया होगा आपका अजय। हाँ सर। हो गया है ना? हाँ हाँ, बस 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 उतना सफिशिएंट है फिर, कि वो कैसे किया है, कहाँ कहाँ डेटा जाता था, कौन कौन सी सर्विसेज है वर्टेक्स एआई में, कौन कौन से टूल्स है, डेटा वर्जनिंग कैसे किया आपने, कोड डिप्लॉय करने के बाद प्रेडिक्शंस कैसे मिल रहे थे आपको, प्रेडिक्शन कैसे चेक कर किया, वो सब कुछ एक डिटेल में क्विकली इम्प्लीमेंट तो होती है चीजें, बट आपको बार बार देखनी है अलग अलग जगह पे जाके। एंड पॉइंट क्रिएट हुआ है तो कैसे लग रहा है, वो कौन सा नंबर आ गया है वहां पे, हाँ, वो काफी जरूरी है। और फिर वही वही चीज आप ये डाउनलोड करो आपका गूगल क्लाउड एसडीके, वहां पे लॉग इन करो आपके अकाउंट पे, और वो सीएलआई में प्रेडिक्शन देखो, उसको हिट करो आप। आपको नहीं जम रहा है तो मेरे को ये करो, हम हम कनेक्ट करके देख लेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे वो चीज। हम्म? आप वो लोकली कैसे एक्सेस कर सकते हो आपका गूगल कंसोल, वो काफी जरूरी है। अगर आपका अभी भी चल रहा है अजय, आपका क्रेडिट क्रेडिट तो आप हम क्या करेंगे, एक बार कनेक्ट करेंगे, आपने जो एंड पॉइंट क्रिएट किया है सिर्फ कंफर्म करो कि आपने एंड पॉइंट क्रिएट किया है मॉडल डिप्लॉयमेंट के लिए, मॉडल डिप्लॉय किया है आपने, प्रेडिक्शन आपको प्रेडिक्शन मिले हैं, बस ये नोटबुक से कंफर्म करो आप। फिर वर्टेक्स या एंड पॉइंट्स में जाके ऑनलाइन प्रेडिक्शन या फिर जो भी आपने बैच प्रेडिक्शन के लिए डिप्लॉय किया है वो मॉडल, वो देखो। ऐसा हुआ था, 200 रुपए कट रहे थे मेरे, और नहीं है तो उठा के मैंने प्रोजेक्ट को डिलीट किया, तब से कटना बंद हो गया था। अच्छा अच्छा अच्छा। 80 रुपए कट रहे थे उसमें। कितने रुपए कट रहे थे हर रोज? फिर मैं मेरे ख्याल से 90 रुपए कुछ कट रहा था। 90 कट रहा था? तो एक बार सिर्फ क्या करो आप, फिर 90 कटने दो एक बार, हम क्या करेंगे, और एक गूगल एसडीके डाउनलोड करो, गूगल क्लाउड एसडीके सीएलआई, ये एक डाउनलोड करो। हम वो एक ही दिन में फिर एक बार मैं आपको दिखा दूंगा कि प्रेडिक्शन कैसे आते हैं वहां पे, लोकली कैसे कर सकते हो आप हाँ एक्सेस। सर, वो तो हम कर लेते हैं। हाँ इतना उतना। फ्री हो ना दोबारा, उससे कर हाँ, लेंगे। मुझे कभी भी बोलो आप, कल बोलो, परसों बोलो, परसों करेंगे हम, परसों फिर रात को सेम टाइमिंग 9:30 बजे। ओके सर। हाँ, हम क्विक डेमो देखेंगे, ज्यादा समय नहीं लगेगा, 20-25 मिनट लगेंगे, बट आपको एंड टू एंड स्टोरी बनाने में काफी हेल्प करेगा, वो काफी कॉन्फिडेंट फील करोगे आप कि ये हो गया, मतलब अब आपने ऑलरेडी 90% डेटा साइंटिस्ट लोगों को पीछे डाल दिया है, क्लाउड आ रहा है, मतलब आपको ओबीजीसीपी जैसा। सर अगर एक कर दिया हमारा वर्टेक्स से एक टास्क, तो दूसरे करने की जरूरत है क्या? नहीं, मतलब एडब्ल्यूएस हो गया तो। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना तो कम है, बट एक टास्क किया तो आपको एंड टू एंड एक अंदाज आ जाएगा, आप स्टोरी बिल्ड कर पाओगे उसके अराउंड, ये डिफरेंस है। मतलब पता चल जाएगा कि स्टोरी क्लाउड में कैसे काम करता है। हाँ हाँ, क्लाउड में एक्चुअल कैसे काम होता है, हम कैसे वर्क बेंच में सब कुछ प्रिपेयर करते हैं, डिप्लॉय कैसे करते हैं, डिप्लॉय करने के बाद वो कहाँ एंड पॉइंट जनरेट हो रहा है, कैसे उसको एक्सेस कर सकते हैं बाद में, वो पूरा ही आपको अंदाजा आ जाएगा। नहीं तो फिर जब मैं क्लास कर रहा था ना, तब वो अंदाज नहीं आता था कि मॉडल बिल्ड हो गया, एक्यूरेसी आ गई, फिर बाद में क्या, मॉडल बिल्ड हो गया, एक्यूरेसी आ गई, फिर बाद में क्या, फिर बाद में वो मॉडल डिप्लॉय होता है, उसका इन्फ्रेंस के लिए ऐसे ऐसे हम करते हैं बाद में यूज उसका, राइट, वो तो कोई पढ़ाता ही नहीं था। हाँ सर, वो क्यूरियोसिटी तो रहती है हाँ, आगे। तो फिर वो मैंने खुद बाद में पढ़ना शुरू कर दिया, उसके बाद पता चला कि अरे ये तो आधा ही है नॉलेज हमारे पास।
सर्विंग का भी नॉलेज होना चाहिए। मॉडल बनाने के बाद फिर क्या, फिर आती है सर्विंग साइड, एटलीस्ट तो पता होनी चाहिए। और ऊपर से स्केलेबल कैसे बनाए पूरा आर्किटेक्चर, नोटबुक में तो नहीं कर सकते हम सब कुछ, उसके लिए स्केल करना पड़ेगा आपको। तो स्केलिंग पॉसिबल है, वो अलग अलग आप टूल्स यूज करोगे, मॉड्यूलराइज कोड यूज करोगे, केड्रो जैसे ऑर्केस्ट्रेशन फ्रेमवर्क या क्यूफ्लो जैसे ऑर्केस्ट्रेशन फ्रेमवर्क यूज करोगे, तब वो जाके स्केलेबल होता है आपका सॉल्यूशन। बड़ी हेवी मशीन लगाते हो आप, उससे फिर प्रेडिक्शन आते हैं, आप लोड टेस्टिंग करते हो, उसके बाद उसको रिकॉन्फ़िगर करते हो एंड पॉइंट को। ये एंड टू एंड प्रोसीजर है। आप 10 लोग यूज कर रहे हो, आप 2 लोग का ही मतलब आप आपकी 8 GB रैम है मशीन की, विदाउट एक्सलरेटर आप यूज कर रहे हो, और 10 लोग इमेज क्लासिफिकेशन मॉडल यूज कर रहे हैं आपका, तो उतनी कम कॉन्फ़िगरेशन वाली मशीन से वो जल्दी प्रेडिक्शन नहीं मिल पाते यूजर्स को। तो वो भी एक काफी बड़ा इशू होता है, फिर आपको रिकॉन्फ़िगर करनी पड़ती है, वो कहाँ कैसे ऑप्टिमम लेवल तक लेके जाए उसको, वो भी तो देखना जरूरी है। वो सब चीजें सर्विंग साइड में आती है, मॉडल सर्विंग साइड, राइट, जिसको हम ML ऑप्स बोलते हैं। उसका ऑपरेशनलाइजेशन, उसका स्केलेबिलिटी, वो सब कुछ वहां पे देख लेते हैं हम। ये भी तो ML पार्ट है, बट हाँ, ये पूरा ML ऑप्स का पार्ट है, और उसके लिए ML इंजीनियर होते हैं हमारे यहाँ पे, मशीन लर्निंग इंजीनियर्स, तो डिप्लॉयमेंट देखते हैं, डेटा साइंटिस्ट लोग मॉडल बनाते हैं। बट आजकल जो वैकेंसी सबसे ज्यादा है वो AI/ML इंजीनियर्स के लिए है, सबसे ज्यादा। फिर बाद में वैकेंसीज है ML ऑप्स इंजीनियर की, और सबसे लास्ट में है डेटा साइंटिस्ट की, क्योंकि डेटा साइंटिस्ट मोर और लेस सब आ गए हैं मार्केट में। तो थोड़ा सा अब आगे पढ़ोगे तो ML ऑप्स इंजीनियर है, ML इंजीनियर, उनकी वैकेंसी सबसे ज्यादा है, और उससे भी ज्यादा AI इंजीनियर्स की। अब AI इंजीनियर्स क्या करता है, काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर। उसको टूल्स आते हैं, सब कुछ आता है, और उसके पास ऑलरेडी फंडामेंटल मॉडल होता है। अब फंडामेंटल मॉडल होने के बाद वो सिर्फ फाइन ट्यून करता है उसको, मॉडल रीबिल्ड नहीं करता। तो ये डिफरेंस है। और ज्यादा से ज्यादा सॉफ्टवेयर आता है, मतलब डिप्लॉय कैसे करना है, रैक सिस्टम कैसे बनाना है, फाइन ट्यून कैसे करना है मॉडल्स को। वो सिर्फ नोटबुक में नहीं रहता, उसको सारे टूल्स आते हैं, जैसे आपने डॉकर पढ़ा है, फास्ट API पढ़ा है। इसके लिए कुछ कस्टमाइज भी करना पड़ता क्या अजय, आपका आवाज थोड़ा सा घूम के आ रहा है, क्या है। बोल जैसे हम इंजीनियर हम लोग अगर करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हेलो नहीं नहीं, मुझे मैंने मिस किया अजय आपके क्वेश्चन को, फिर से तो मिस किया है। हेलो, हाँ हाँ, अजय हाँ, पूछिए। अब आ रही है? हाँ, अब आ रही है। अच्छा, मैंने चेंज कर दिया हेडफोन। मैं ये कह रहा था, जैसे हम लोगों को जैसे AI इंजीनियर अगर बनना है तो उसके लिए स्पेशलाइजेशन कुछ करना पड़ेगा? नहीं नहीं, उसके लिए कुछ नहीं अलग करना, हमें GenAI के कुछ प्रोजेक्ट्स लगाने हैं। GenAI के प्रोजेक्ट्स मैं आपको बता दूंगा, जैसे सेंटेंस समराइजेशन है, लिख लो, सेंटेंस टेक्स्ट समराइजेशन, टेक्स्ट सिमिलैरिटी, इमेज कैप्शनिंग, क्वेश्चन आंसर सिस्टम, लिख लो। ये 4 प्रोजेक्ट्स बता रहा हूँ मैं आपको GenAI के, यूजिंग GenAI मॉडल्स। ग्रुप में भी है, तो इसमें से 2-2 भी लगाया आपने। इमेज का कौन सा बता रहे थे आप? हम्म? इमेज, इमेज कौन सा? इमेज कैप्शनिंग। इमेज कैप्शनिंग का मतलब ये होता है कि एक इमेज दी गई है, तो उसमें एग्जैक्टली क्या है वो बताना। आपने हम इमेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे प्रॉपर्टी की इमेज प्रोवाइड की, तो वो बोलता है कि
इसमें ये लिविंग रूम है अलॉन्ग विथ वार्डरोब्स, अलॉन्ग विथ फ्रिज, जो भी है उसमें वो बताता है एग्जैक्टली कि क्या क्या है इस फोटो में। सर अभी जो बताए वो बताओ एक बार से। टेक्स्ट सिमिलैरिटी, सेंटेंस समराइजेशन या फिर टेक्स्ट समराइजेशन, समरी बनाना, इमेज कैप्शनिंग और क्वेश्चन आंसर सिस्टम और इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम। या फिर डॉक्यूमेंट रिट्रीवल बोलो, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल नहीं, डॉक्यूमेंट रिट्रीवल बोलो। और स्लैश करके लिखो सर्च इंजन। इंफॉर्मेशन रिट्रीवल या डेटा रिट्रीवल को ही सर्च इंजन टाइप करता है वो काम। अब इसके अराउंड आपको सारे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स ढूंढने हैं, क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, कौन सा मॉडल काम करता है, और वो इसमें से 2 प्रोजेक्ट करना कंपलसरी है आपके लिए, हर एक के लिए, कौन सा भी दो प्रोजेक्ट, कौन से भी। तो वो 2 प्रोजेक्ट लगाएंगे आप तो आराम से सीनियर या इंजीनियर एमएल पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, या एआई इंजीनियर के लिए, या फिर जनरेटिव एआई इंजीनियर के लिए। अब एक नई पोजीशन निकल के सामने आ रही है, जेन एआई। आप चैटबॉट्स भी यूज कर सकते हो, ठीक है, चैटबॉट्स का भी एग्जांपल आप ऐड कर लो उसमें, जेन एआई फॉर चैटबॉट्स। अब इसके अलावा भी और अच्छे प्रोजेक्ट मिले तो डिक्लोर ऐड कर लो, कौन से भी 2 के ऊपर काम करना है आपको। चलिए सुशांत स्क्रीन शेयर। यस सर स्क्रीन शेयर किया सर। क्विक स्टार्ट। ग्रेडो इज ओपन सोर्स लाइब्रेरी है। उसमें हम क्या कहते हैं कि जैसे कि तुरंत क्विकली हमें डेमो, किसी को डेमो देना है और किसी को डेमो देना है और कुछ प्रेजेंटेशन देना है जल्दी, तो हम इसका ग्रेडो का यूज कर सकते हैं। इसके लिए हमें जावास्क्रिप्ट का, CWS का और वेब होस्टिंग का कुछ नॉलेज एक्सपीरियंस नहीं तो भी चलता है। तो इसलिए तो मैंने क्या किया कि ग्रेडो का MNIST डेटा सेट के ऊपर इमेज का क्लासिफिकेशन किया वहाँ पे। तो पहले मैंने डेटा प्रोसेसिंग किया, तो पहले मैंने डेटा ऐड किया, डेटा मतलब उसका शेप चेक किया, नल है क्या नहीं, उसमें नल वैल्यू है क्या नहीं वो चेक किया, डुप्लीकेट चेक किया। बाद में मैंने ग्रेडो इंस्टॉल किया, पिप इंस्टॉल ग्रेडो लाइब्रेरी इंस्टॉल किया। उसके बाद मैंने टेंसर फ्लो भी इंस्टॉल किया। उसके बाद मैंने डाटा देखा, विजुअलाइजेशन किया, जो मेरा डाटा सेट था उसमें मैंने विजुअलाइजेशन किया। ऐसा लेबल दिख रहे थे कि 5 0 4 1 9 2 1 ऐसा। तो उस बाद में मैंने उसको कंपाइल एंड मॉडल में फिट किया, एंड बाद में उसकी टेस्ट एक्यूरेसी भी निकाल दी उसमें ही। अपना बाद में उसका मैंने ग्रेडियो का वर्जन भी चेक किया 4.36, और उसके बाद मैंने एक फंक्शन बनाया प्री प्रोसेसिंग इमेज बोल के। उसमें मैंने इमेज को कन्वर्ट किया ग्रेस स्केल में, और इमेज का रिसाइज किया। के बाद मैंने एक ग्रेडो इंटरफेस बना दिया, इंटरफेस बोल के,
इंटरफेस में उसके तीन पैरामीटर होते हैं। एक फंक्शन होता है, इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है। फंक्शन में हमने जो भी क्लास किया था वो फंक्शन हो गया। इनपुट में हम इमेज भी अपलोड कर सकते हैं, टेक्स्ट भी इमेज भी कर सकते हैं, और HTML पैरामीटर भी हम अपलोड कर सकते हैं। तो उसके बाद मैंने एप्लीकेशन ये लॉन्च किया। तो एप्लीकेशन लॉन्च करने के बाद एक यहाँ पे मैंने एक इमेज अपलोड किया। जैसे कि जैसे मैंने 7 अपलोड किया तो मुझे आउटपुट में भी 7 दिखता है अभी। इतना ही सर। उसके बाद मैंने इंडेक्स का भी चेक किया, मतलब वैसे इंडेक्स का भी चेक किया तो सेम ऐसे ही था। इंडेक्स में जो भी, सपोज मैंने इंडेक्स में यहाँ पे 7-8 पैरामीटर पास किया, तो जो आउटपुट में है डेटा सेट में जो आउटपुट लेबल है उसकी वैल्यू मुझे दिखाती है। हेलो। अच्छा, गुड वर्क सुशांत। बस इसको हमें एक सेपरेट लोकल होस्ट यूआई पे लेके जाना है, जो नोटबुक में ही आ रहा है कोड के दौरान। हाँ हाँ। हाँ, नहीं, उसे हम जा सकते हैं, जैसे कि ये लिंक है ना, ये पब्लिक यूआरएल है, वहाँ पे हम जाके न्यू टैब करके भी, मतलब यहाँ पे जाके भी कर सकते हैं न्यू विंडोज पे। राइट। या सपोज यहाँ पे मैंने एक इमेज अपलोड कर दिया, ये तो यहाँ पे आता है ऐसा। राइट, वेरी गुड। देखो, एक क्विक डेमो है, राइट? हाँ, यस। अब मैंने पर्सनली कभी यूज नहीं किया। ये कौन सा भी आप यूज नहीं किया। मैंने ना स्ट्रीमलीट यूज किया है, ना ये ग्रेडियो यूज किया है, बट आपको पता होनी चाहिए। अगर किसी ने बोला कि आपको क्विक डेमो देना है और आपकी लीड ने बोला कि स्ट्रीमलीट से दे दो क्विक डेमो, तो आपको एटलीस्ट तो पता होना चाहिए। क्या आपने पूछना चाहिए आपने कि स्ट्रीमलीट क्या होता है? अरे ऐसे कैसे डेटा साइंटिस्ट हो, फिर ऐसे बोलेगा वो। ये सब कुछ पता होना चाहिए। जितना मैं बता रहा हूँ उतना ही। इसके बाहर का अगर वो पूछा आपने, उसने कुछ आपको पूछा, तो अगर आपको नहीं भी आता है तो चलेगा, फिर कोई नहीं। उसको एकदम कॉन्फिडेंटली बोलना है कि मैंने किया ही नहीं इसके ऊपर का। ओके सर। हाँ, अब इसके बाहर का होता है क्या है, वो टूल्स होते हैं कुछ, जैसे डेटाब्रिक्स हो गया। कोई कंपनी डेटाब्रिक्स के ऊपर काम करेगी, AWS के ऊपर काम करेगी, राइट, अजूर के ऊपर काम करेगी। वो सिर्फ टूल्स चेंज होंगे। गिट लैब पर काम करेगा कोई। गिट लैब एक देख लेना, गिट ऑप्स क्या होता है, गिट लैब क्या होता है। अगर समय मिले तो एक ऐसा ही सिंपल प्रोजेक्ट देख लेना वहां से। ओके सर, यस। अब जितना सीखोगे उतना कम है, बट वो प्रैक्टिस के साथ सीखना है, नहीं तो भूल जाओगे सिर्फ आर्टिकल पढ़ लिया तो। और यही प्रोजेक्ट सारे आप आपके गिटहब के ऊपर डाल देना। यस। हाँ, अभी फिलहाल तो मैं केडरो का देख रहा था, मतलब ऐसे IIS डेटा के ऊपर कर रहा हूँ, तो चालू है प्रैक्टिस। हाँ, वो इम्पोर्टेंट है। आइरिस डेटा लेने की जगह कौन सा भी CSV फॉर्मेट में डेटा लेके आओ। जब मैं आपको बोलता हूँ कि डेमो दिखाओ, तो आपको मैक्सिमम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ानी है उसकी, मिनिमम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ नहीं जाना।
जैसे आपने डायरेक्टली ट्रेनिंग और टेस्टिंग डेटा इंपोर्ट किया डेटा सेट्स डॉट राइट डेटा सेट से, तो वो नहीं चाहिए आगे से। सिर्फ इतना ध्यान रखना है आपको, प्रॉपर CSV फाइल डाउनलोड करके वो अपलोड करनी है वहां पे, तब जाके और भी थोड़ी सी चैलेंजेस आ जाएंगे और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा टास्क, राइट। और रियल टाइम के टास्क बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। सर विजुअल स्टूडियो में हम हमारा वो पाथ कॉपी नहीं कर सकते ना? मैंने वो भी ट्राई किया था लेकिन नहीं हुआ। बिल्कुल कर सकते हैं, मैं आपको एक कोड बता दूंगा, एक कोड का स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, अगर मैं भूल गया तो फिर से याद दिलाना आप मुझे। अच्छा, वो गूगल कोलैब में तो मैंने वो पाथ कॉपी किया, लेकिन मुझे कोड विजुअल स्टूडियो में रन करना तो वहां पे नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने लोड इरिस डेटा सेट किया। आपने उतना सर्च नहीं किया जितना करना चाहिए उसके लिए, हाँ वो प्रॉब्लम आता है, सबको आता है वो। मेरे स्टूडेंट्स जो पहली बार काम कर रहे थे कंपनी में जाके, उनका उनका पहला क्वेश्चन वही था, सर पाथ ही इंपोर्ट नहीं हो रहा है, कैसे करें। बट उस समय चैट जीपीटी उतना फेमस नहीं हुआ था, अब तो चैट जीपीटी भी आंसर देता है, बट कभी कभी वो गलत आंसर देता है, वो फिर भी हम पाथ इंपोर्ट नहीं कर सकते। बट वो देख लो, आज पूरा दिन लगा उसके ऊपर कैसे वो इंपोर्ट करना है पाथ को, नहीं हुआ तो फिर मैं आपको एक कोड भेज दूंगा, बट वो कोड मेरे पास हैंडी नहीं है, मुझे वो देख के भेजना पड़ेगा, बट हाँ मैं भेज दूंगा, मेरे पास है वो। ठीक है, इसीलिए तो बोलता हूँ कि कॉम्प्लेक्स होना चाहिए प्रोजेक्ट। अब ये कब दिक्कत आई आपको, जब आपने फाइल डाउनलोड करने की कोशिश की और फाइल इंपोर्ट करने की कोशिश की। रियल टाइम में तो वही यही होता है। अब सीधा तो आइरिस डेटा सेट नहीं डाउनलोड करते हम, सीधा एमनेस डेटा नहीं डाउनलोड करते, राइट। इमेजेस कहीं पे तो सेव होंगी आपकी कंपनी में, आपका डेटा तो वहां से इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो वो अलग चीज चैलेंजेस है। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाओ, जितना कॉम्प्लेक्स बना सकते हो प्रोजेक्ट को, डेमो को। जैसे अजय को बताया डॉकराइज करना है, तो डॉकराइज वो आइरिस डेटा सेट के ऊपर भी कर सकते हैं, वो तो क्विक हो जाएगा, 1 घंटे का काम है फिर वो। बट अगर उन्होंने कुछ खुद की नई यूज केस के ऊपर काम किया और वो इंटीग्रेट किया, तो एंड टू एंड उनको एक्सपीरियंस रहेगा उस ऑर्केस्ट्रेशन फ्रेमवर्क के साथ, और कोई भी ऑर्केस्ट्रेशन ऑर्केस्ट्रेट करना काफी आसान होगा उनके लिए आगे जाके। जैसे क्यूब फ्लो है, क्यूब फ्लो काफी आसान है, वो भी पढ़ो अगर किसी के पास टाइम है तो, नहीं तो प्योरली ऑप्शनल है वो। चलिए फिर कल मिलते हैं शाम को 9:45 बजे। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू ऑल। जय थैंक यू योर सर। बाय। थैंक यू सर। थैंक थैंक यू। यू। Thank you, sir. Bye. Thank you all.